नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 3 मई 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। दो इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल डिस्कस करेंगे। इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लेड होनी चाहिए या फिर सर्विस सेक्टर लेड होनी चाहिए। अच्छा आर्टिकल है इकोनॉमिक टाइम्स का, उसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हिंदू का आर्टिकल है LIC से संबंधित, इसे भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कोट है, If people are good only because they fear punishment and hope for reward, then we are a sorry lot indeed। अगर देखो लोग सिर्फ इसलिए अच्छे हैं क्योंकि उन्हें पनिशमेंट का डर लगता है या फिर वो रिवार्ड की होप करते हैं तभी वो अच्छे से बिहेव करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, तो इसके लिए हमें शर्मिंदा होनी चाहिए। ये बात बोली थी आइंस्टाइन ने। ये बात देखो एथिक्स में भी हम अक्सर डिस्कस करते हैं। सिर्फ कानून बनाने से अपराध नहीं रुक जाते। जैसे ट्रैफिक लॉ का वायलेशन आप देखिए, कानून बन गया कि ट्रैफिक लाइट आप क्रॉस करोगे तो 1000 रुपये 5000 रुपये का फाइन है, लेकिन सिर्फ कानून बनाने से लोगों में ये चीज़ आ जाएगी कि हमें ट्रैफिक लाइट का नहीं वायलेशन करना चाहिए? नहीं आएगी। कई लोग देखा होगा आपने, देखते हैं कि हाँ जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं वो नहीं खड़े हैं तो वो जल्दी से भगा के ले जाते हैं, क्योंकि वो उनके अंदर ये भावना नहीं है कि जो ट्रैफिक लाइट सिस्टम है ये हमारे फायदे के लिए है। उसी प्रकार से देखो कई बार जो पुलिस वाले हैं ना, पर्चे लगाते हैं कि कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो आप हमें इन्फॉर्म कीजिए, या फिर अपराधियों के बारे में भी कई बार पोस्टर्स लगाए जाते हैं। लेकिन अगर तभी सिटीजन्स ये देखेंगे कि हाँ 50,000 रुपये का इनाम है तभी बताऊंगा, अदरवाइज नहीं बताऊंगा, कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ना ये शर्मिंदा करने वाली हैं। हमारी एज ए सिटीजन भी ड्यूटी बनती है कि जो कानून का वायलेशन है वो हम ना करें, अपराध ना करें किसी किस्म का, और एज ए सिटीजन हमारी ड्यूटी बनती है कि जो अपराधी है उसे हम पकड़वाएं, बेशक इनाम हो या फिर ना हो। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स के साथ इस आइंस्टाइन के इस कोट को समझा। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इंडिया के इकोनॉमिक मॉडल से संबंधित है। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक बात पूछता हूँ आपसे, आपको कोई अंदाज़ा है कि अभी इंडिया की पर कैपिटा इनकम कितनी है? अगर PPP यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखें 8000 समथिंग है ना, 8600 के आसपास है एग्जैक्टली बात करें तो। और चाइना की पर कैपिटा इनकम कितनी है अभी फ़िलहाल? PPP के हिसाब से देखें तो चाइना की है 21,000 के आसपास, और साउथ कोरिया की कितनी है? 53,000 के आसपास। और देखो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, ये देश पर कैपिटा इनकम के हिसाब से हमारे बराबर थे, बल्कि साउथ कोरिया से तो रिच था इंडिया। लेकिन इन देशों ने ना जल्दी ग्रो कर लिया, हम उतना तेजी से ग्रो नहीं कर सके। और इन देशों की ग्रोथ में ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। हमारे साथ दिक्कत ये हुई इंडिया के साथ में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कभी ना एक्सपेंड हो ही नहीं इसका अच्छे से। आमतौर पे देखो किसी भी इकोनॉमी के साथ क्या होता है, पहले तो जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है ना जैसे एग्रीकल्चर, इसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होता है GDP में। उसके बाद सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, इसका कंट्रीब्यूशन इंक्रीज़ होता है GDP में। उसके बाद सर्विस सेक्टर का। हमारे देश में दिक्कत ये हुई एकदम से ना हमारी इकोनॉमी शिफ्ट हो गई एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर में। बीच का जो सेक्टर है ना ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये कभी अच्छे से एक्सपेंड नहीं हो उसका। लेकिन सरकार अभी काफ़ी सारे प्रोग्राम लॉन्च कर रही है जैसे मेक इन इंडिया, ताकि हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो। बट जो रघुराम राजन है ना, फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, RBI के पहले गवर्नर थे, इन्होंने 13 फरवरी को एक स्पीच दी सेंट स्टीफन कॉलेज में, और ये सजेस्ट किया कि हमें ना अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ज़्यादा जोर देने के बजाय सर्विसेज लेड ग्रोथ मॉडल फॉलो करना चाहिए। मतलब कि ये बात सिर्फ रघुराम राजन नहीं बोलते, और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट भी बोलते हैं। वो ये बोलते हैं कि इंडिया की जो ताकत है ना वो सर्विस सेक्टर में है। हम गलत जगह फोकस कर रहे हैं, हमें सर्विस सेक्टर पे फोकस करना चाहिए देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को इंक्रीज करने के लिए। तो ये तो बात हुई इंट्रोडक्शन की। अब देखो अमिताभ कांत नीति आयोग के CEO ये बोलते हैं, हमें ना पहले इस बात पे थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए कि आखिरकार हमारे देश में GDP में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है, या फिर यूं बोले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ जो है वो स्टैग्नेंट हो गई, ज़्यादा बढ़ नहीं इसकी। 1990-91 में आपको पता है LPG रिफॉर्म्स आए।
एलपीजी रिफॉर्म्स आए तो लाइसेंसिंग राज जो है वो खत्म हो गया। पहले हर चीज के लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता होती थी, तो ये सब सिस्टम खत्म हो गया। सोचा यह गया था कि अब लाइसेंसिंग राज जब खत्म हो गया है तो एकदम से हर मोहल्ले में, हर सिटी में, हर टाउन में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इस्टाब्लिश होने लगेंगी, लेकिन हुई नहीं। क्यों? क्योंकि देखो लाइसेंस राज तो खत्म हो गया, लेकिन कई सारे छोटे छोटे रूल्स और रेगुलेशन बरकरार रहे। यानी सरकार बहुत ज़्यादा रूल्स के माध्यम से इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करना सरकार ने जारी रखा। इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम से इंक्रीज नहीं हुआ। पिछले 10-15 सालों में ना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से अच्छा हुआ है। आपने देखा हो तो 10-15 साल पहले क्या होता था, अच्छे रोड्स नहीं थे हमारे देश में, लेकिन आज कहीं भी जाओ मतलब रोड्स तो अच्छे मिलते हैं कम से कम। तो राइटर का पॉइंट मेन ये है कि एलपीजी रिफॉर्म्स के बावजूद पॉलिसी ऐसी नहीं रही कि जिससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एंकरेजमेंट मिले, अच्छी नहीं रही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। इसी वजह से हमारे देश ने जो अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रजिस्टर की ना, वो एक्चुअली सर्विस लेड ग्रोथ रेट थी। सर्विस सेक्टर ने हमारे देश में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। जैसे इतने सारे कॉल सेंटर्स हैं, ये क्या है? ये सर्विस सेक्टर है, एग्जाम्पल है। लेकिन राइटर ये बोलते हैं देखो, सर्विस लेड ग्रोथ मॉडल से देश की पर कैपिटा इनकम जो है वो $2,000 से $7,000 तक आ गई, अभी 8,500 के आसपास है। सोच के देखिए, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने भी अच्छा ग्रो किया होता तो ये पर कैपिटा इनकम कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती। हर एक बंदे को ना स्किल नहीं दी जा सकती। सर्विस सेक्टर में काम करने के लिए आपको पता है स्किल्स की आवश्यकता होती है, लेकिन एकदम से मजदूरों को आप शिफ्ट नहीं कर सकते सर्विस सेक्टर में। मान लीजिए कोई पर्सन है अभी एग्रीकल्चर फील्ड्स में काम करता है, तो अगर थोड़ी स्किल दी जाए तो हो सकता है कि वो फैक्ट्रीज में काम कर लेगा बढ़िया ढंग से। लेकिन ये सोचना कि एकदम से वो पर्सन जो आज खेत में काम कर रहा है कल सर्विस सेक्टर में काम करने लगे, थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि सर्विस सेक्टर काम करने के लिए ना, सर्विस सेक्टर में काम करने के लिए अलग तरह की स्किल्स की आवश्यकता होती है। इसके बाद राइटर का पॉइंट आता है, पिछले कुछ सालों में ना सरकार के द्वारा बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं देश में पॉलिसी रेजिम को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे जीएसटी आ गया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, रेरा आ गया यानी रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, डायरेक्ट टैक्स में काफ़ी सारे रिफॉर्म्स आए हैं, एमएसएमई के नॉर्म्स में रिवीजन हुई है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आज हमारे देश में काफ़ी अच्छा हो गया है, सेंट्रल जो लेबर लॉज है ना उनको कोडिफाई किया जा चुका है। पहले 44 के आसपास लॉज हुआ करते थे, उनको 4 लेबर कोड्स में क्लासीफाई अब किया गया है। पीएम गति शक्ति स्कीम है जो कि अच्छा ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टाब्लिश करने के लिए चलाई गई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। इससे वर्ल्ड का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है ना, उसमें इंडिया की रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है। बहुत सारे जो कानून हैं अब हटाए जा चुके हैं। कई कॉरपोरेट लॉज में कई सारे ऐसे प्रोविजंस थे जिसमें क्रिमिनलाइजेशन होता था, यानी कुछ पॉलिसीज़ का प्रोविजंस का वायलेट करने पर केस दर्ज हो जाता था और क्रिमिनल केस दर्ज हो जाता था पर्सन के अगेंस्ट। तो इन सब चीज़ों को रिमूव कर दिया गया है। अब बिजनेसमैन को आज के समय में डर नहीं लगता। ये सारे स्टेप्स लिए गए देश में प्राइवेट सेक्टर की कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम चलाई गई है कि आप जितना प्रोडक्शन करोगे उसी के हिसाब के आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो मतलब लाइसेंस राज जो है अब देश में पूरी तरह से खत्म हो चुका है। रूल्स एंड रेगुलेशन भी अब आसान हो गए हैं। और मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए जो ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की गई है ना, ये पहले की स्कीम से अलग है। क्योंकि देखो जब टारगेट मीट होता है ना, कोई कंपनी जैसे एग्जांपल के तौर पर 1000 यूनिट कार प्रोड्यूस करती है या फिर मोबाइल फ़ोन प्रोड्यूस करती है, सिर्फ एग्जांपल समझिए, तभी इंसेंटिव मिलेगा, तभी सब्सिडी रिलीज होगी, पहले नहीं होगी। पहले क्या हुआ करता था, इंक्रीमेंटल सब्सिडी को रिलीज कर दिया जाता था। मतलब थोड़ा सा प्रोडक्शन किया, सब्सिडी रिलीज हुई, तो बाद में वो स्कीम्स अपने ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव कर पाती थी। इसके बाद ये जो स्कीम्स है ना, ये स्पेसिफिकली लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए हैं, सनराइज सेक्टर के लिए हैं, ऐसे सेक्टर्स जो बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, इनमें बहुत स्कोप है, बहुत तेज़ी से ये सेक्टर्स जो हैं वो ग्रो हो रहे हैं। और इसका फ़ायदा भी इंडिया को हुआ है। 2022 जो ये फाइनेंशियल ईयर है ना, इसमें आप देखिए इंडिया का जो एक्सपोर्ट है ना, $400 बिलियन को क्रॉस कर गया। पहली बार ऐसा हुआ है। तो राइटर का पॉइंट पता क्या है,
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत पोटेंशियल है, हम इस पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम सारे अंडे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रख रहे हैं, यानी अपने सारी जो एनर्जी है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे फोकस कर रहे हैं। हम सर्विस सेक्टर पे भी साथ के साथ फोकस कर रहे हैं। आप सर्विस सेक्टर में देखिए क्या हो रहा है, एक बहुत ही अच्छा डायनामिक स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है वो इमर्ज होकर आया है। पिछले साल 99 यूनिकॉर्न्स मतलब ऐसी कंपनीज, ऐसे स्टार्टअप्स जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन को क्रॉस कर जाता है। तो पिछले साल ऐसे 99 यूनिकॉर्न्स इमर्ज होकर आए। बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजीज की सहायता से इनोवेट कर रहे हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं। मार्च 2022 में एक रिपोर्ट रिलीज हुई थी, इंडिया टेक ट्रेंड रिपोर्ट। इसमें यह प्रेडिक्ट किया गया 2025 आते आते इंडिया में और 250 जो यूनिकॉर्न्स हैं वो इमर्ज होके आएंगे, और इसमें से 50% जो यूनिकॉर्न्स होंगे, यानी 50% ऐसे स्टार्टअप्स जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन को पार कर जाएगी, ये ग्लोबल मार्केट को सर्व कर रहे होंगे, यानी दूसरे देशों में जो लोग हैं उनको सर्व कर रहे होंगे। और देखो हमारे देश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए कितना मजबूत हो चुका है, पेमेंट करना बहुत आसान है यूपीआई से। हर दिन लाखों ट्रांजैक्शंस होती हैं यूपीआई की सहायता से। हमारे देश में जितना ये पेमेंट सिस्टम अच्छा हुआ है ना, यूपीआई से पेमेंट करना आसान हो गया है। इवन डेवलप कंट्रीज में इतना अच्छा पेमेंट सिस्टम नहीं है। दूसरे देश इंडिया से सीख रहे हैं, इंडिया ने कैसे इतना अच्छा जो पेमेंट सिस्टम है वो इंप्लीमेंट किया। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, देखो आने वाला जो समय है ना वो डिजिटल टेक्नोलॉजी का है और ग्रीन एनर्जी का है, ग्रीन हाइड्रोजन। तो अब इंडिया में जो प्राइवेट कंपनीज हैं या फिर सरकार हैं, उनको फोकस करना चाहिए कैसे ना कैसे करके इन चीज़ों में, इन डोमेन्स में, जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी और ग्रीन हाइड्रोजन, इंडिया महारत हासिल करे। क्योंकि देखो क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने की दिशा में जो क्लीन एनर्जी है उसका रोल बड़ा होने वाला है। इसलिए आने, जैसे टेस्ला है, टेस्ला कितनी बड़ी कंपनी बन गई, तो उसी प्रकार से जो इंडिया में लोग हैं उनको भी नई नई इनोवेशन अब लेके आनी चाहिए, और ऑलरेडी बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के पॉइंट ये रेज करना चाहते हैं राइटर, सरकार का जो फोकस है ना वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे भी है और सर्विस सेक्टर पे भी है। हम तीनों सेक्टर्स को साथ के साथ लेकर चल रहे हैं, और एक सेक्टर पे हम पूरी की पूरी जो हमारी एनर्जी है वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। बेशक जो एशियन टाइगर्स हैं जिन्होंने अच्छी ग्रोथ रजिस्टर की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की सहायता से, टाइम अभी बदल चुका है, लेकिन उनके ग्रोथ मॉडल से काफ़ी लेसन्स हम सीख सकते हैं और उनको बदलते समय में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल LIC से संबंधित है। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो आज़ादी के बाद, जब देश को आज़ादी मिली थी ना, उसके तुरंत बाद कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इंडिया ने स्टार्ट किए थे, ऑयल से लेके स्टील, डैम्स, हाईवेज, IITs, जिनके रिटर्न्स ना आज के समय में इंडिया को देखने को मिल रहे हैं, और उसी में से एक है LIC। LIC को इस्टेब्लिश किया गया था कब? 1956 में। उस समय देश काफ़ी गरीब था। हमारे देश में जो पर कैपिटा इनकम थी वो थी सिर्फ 249.6 रुपीज़, लिटरेसी रेट थी सिर्फ 12%। लेकिन बावजूद इसके उस समय प्रधानमंत्री नेहरू को और सरकार को ये लगा करता था कि ना हमारे देश की जनता बेशक गरीब हो, लेकिन उनको सोशल सिक्योरिटी का लाभ जरूर मिलना चाहिए, यानी उनका इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए। तो उसी वजह से, इसी को देखते हुए LIC को इस्टेब्लिश किया गया था 1956 में। उसके बाद से तो देखो पिछले 60 सालों में LIC जो है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो हुई है। आज 290 मिलियन पॉलिसी होल्डर हैं LIC के, और एसेट वैल्यू कितनी है? 38 लाख करोड़। ये सब हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि LIC का IPO आने वाला है, यानी अब पब्लिक भी शेयर परचेज कर सकती है LIC की। तो LIC जो है वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है। 2017 में LIC ने अपना 60वां स्थापना दिवस ऑब्जर्व किया था। देखो बहुत बार ना ऐसा होता है कि हम खुद, जैसे बोलते हैं ना कि इंसान को ना खुद के पास जो चीज़ होती है ना उसकी वैल्यू नहीं होती। तो ना LIC इतनी बढ़िया कंपनी है, इसकी वैल्यू शायद हमें नहीं है। जब कोई फॉरेन में आर्टिकल छपता है ना LIC ने कितना ट्रांसफॉर्मेशन लाया है,
तब जाके हमें रियलाइज़ होता है कि हाँ यार, एलआईसी ने कितने अच्छे अच्छे काम किए हैं। एलआईसी ने बहुत सारी महिलाओं को रोजगार दिया। 1950s में 60s में हजारों महिलाएं एलआईसी एजेंट बनी, और जब वो एलआईसी एजेंट बनी ना, उन्होंने कमीशन बेसिस पे काम किया। जैसे कोई जॉब के लिए आमतौर पे एंट्री बैरियर होता है ना, आपको 9 से 6 काम करना है, आपकी एज इतनी होनी चाहिए, लेकिन एलआईसी एजेंट बनने के लिए कोई एंट्री बैरियर नहीं था, और एजुकेशनल रिक्वायरमेंट भी थी सिर्फ हाई स्कूल पास होना। तो बहुत सारी जो घर में काम करने वाली महिलाएं हैं, हाउस होम मेकर, उन्होंने एक्स्ट्रा इनकम के लिए एलआईसी पॉलिसीज को बेचना स्टार्ट किया। और ये पहले की बात है जब डिजिटल टेक्नोलॉजीज नहीं थी, इवन लैंडलाइन फ़ोन भी नहीं मिलते थे, बहुत मुश्किल से अमीर लोगों के पास लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे। उस समय एलआईसी एजेंट्स ने अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स में एलआईसी की पॉलिसीज को बेचना स्टार्ट किया। उनको देखो कोई मार्केटिंग का एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन बावजूद इसके एलआईसी ने अपने एलआईसी एजेंट्स की इतनी बड़ी फौज खड़ी कर दी। उषा सागवान पहली महिला जो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की मैनेजिंग डायरेक्टर बनी, यानी एमडी बनी। उन्होंने अपनी एक स्पीच में बोला कि देखो, ये जो एक्सपीरियंस था ना, एलआईसी जो अपने एजेंट बनाती है पॉलिसीज बेचने के लिए, ये बहुत बड़ा और बहुत ही बढ़िया सोशल एक्सपेरिमेंट था। गांव देहात में भी जो रॉ टैलेंट है उसको मैच्योर प्रोफेशनल्स में कन्वर्ट करने का। अपने एजेंट्स को रिवॉर्ड करने के लिए एलआईसी की अलग अलग स्कीम्स भी हैं। जैसे थोड़े बहुत आप पॉलिसीज बेचोगे तो आपको एक क्लब की सदस्यता मिल जाएगी, और ज़्यादा बेचोगे तो आपका अपग्रेडेशन होता जाएगा। इससे जो एलआईसी एजेंट्स हैं उनको भी इंसेंटिव मिलता है, और हायरार्की में जो एलआईसी एजेंट हैं वो भी ऊपर जाते रहते हैं। अदरवाइज देखो, किसने 20 साल काम किया वो तो एजेंट का एजेंट ही रह गया ना। लेकिन उनको थोड़ा अच्छा फील देने के लिए कि 20 साल काम करके हमारा ग्रोथ हुआ है, उनको अच्छे क्लब की सदस्यता दे दी जाती है, मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से। और जब 2000 में इंश्योरेंस सेक्टर प्राइवेट कंपनीज के लिए ओपन हुआ ना, तब ये बोला गया था कि अरे अभी तक तो इंश्योरेंस सेक्टर में एलआईसी की मोनोपोली थी, अब एलआईसी मुकाबला नहीं कर पाएगा प्राइवेट कंपनीज का। और उनका डर जो ना कहीं कहीं सही भी था, क्योंकि आप बीएसएनएल का देख लीजिए क्या हाल हुआ है। जैसे ही टेलीकॉम सेक्टर प्राइवेट कंपनीज के लिए ओपन हुआ, बीएसएनएल तो ऑलमोस्ट फेल ही हो गया। मतलब बहुत कम आजकल लोग बीएसएनएल का सिम इस्तेमाल करते हैं, इतना कर्ज चढ़ गया बीएसएनएल के ऊपर। तो यही बात एलआईसी के बारे में सोची गई थी, बट ऐसा हुआ नहीं। आज भी एलआईसी का जो शेयर है ना, 24 प्राइवेट प्लेयर्स हैं इंश्योरेंस सेक्टर में आज के समय में। ज़्यादातर का कोलैबोरेशन है फॉरेन कंपनीज के साथ में, लेकिन आज भी इंश्योरेंस सेक्टर में एलआईसी का कितना शेयर है पता है? इंश्योरेंस मार्केट में एलआईसी का शेयर है 75%, यानी सिर्फ 25% जो इंश्योरेंस सेक्टर की मार्केट है ना, उस पर बाकी 24 प्राइवेट प्लेयर्स का कब्जा है। क्योंकि एलआईसी पर ना लोगों का विश्वास है। क्लेम सेटलमेंट रेट काफ़ी अच्छा है एलआईसी का, 99.87%, और इंश्योरेंस इंडस्ट्री की जो एवरेज क्लेम सेटलमेंट रेट है ना वो है 84%। इसलिए लोग आज भी एलआईसी की पॉलिसी लेना पसंद करते हैं। 12 लाख एलआईसी के डेडिकेटेड एजेंट्स हैं जिनकी बदौलत ये मुमकिन हो पाया, और इन 12 लाख एजेंट्स में से ज़्यादातर जो हैं वो महिलाएं हैं। कैसे एलआईसी ने 2000 के बाद भी अपनी जो डोमिनेंस है इंश्योरेंस सेक्टर में बरकरार रखी, वो भी एक केस स्टडी का मुद्दा हो सकता है। देखो, एलआईसी ना लोकल मार्केट के हिसाब से काफ़ी इनोवेशन लेके आया है। जैसे फॉरेन कंट्रीज में ना डेथ इंश्योरेंस काफ़ी चलता है, लाइफ इंश्योरेंस जिसे आप कह सकते हो, लेकिन एलआईसी ने ना लोकल मार्केट को समझा कि हमारे देश में ना चिल्ड्रन एजुकेशन, डॉटर मैरिज, इनकी ना बहुत वैल्यूज़ हैं, सेविंग की भी बहुत कदर है हमारे देश में। तो इससे संबंधित जो इंश्योरेंस स्कीम्स है ना वो एलआईसी लेके आई। मतलब बच्चों की एजुकेशन से संबंधित, डॉटर की मैरिज से संबंधित, सेविंग से संबंधित जो पॉलिसीज है ना एलआईसी लेके आई, ताकि लोगों का ना इनमें इंटरेस्ट ज़्यादा जगे। और एलआईसी की जो पॉलिसीज है ना वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, यानी रेगुलर इंटरवल पर आपको मौका मिलता है कि आप अपनी जो पॉलिसीज है ना उसका अमाउंट निकलवा सकते हो। क्योंकि हमारे देश में लोगों को ये भी डर होता है कि कहीं इमरजेंसी आ गई तो पैसा ना फंस जाए। तो एलआईसी ने ना लोगों की जरूरतों को देखते हुए पॉलिसीज को लॉन्च किया है, और साथ के साथ इन स्कीम्स के साथ साथ जो डेथ
कवर है ना, वो भी LIC दे देती है। तो ये स्कीम से LIC को काफ़ी, ये स्कीम से लोगों को ना काफ़ी अच्छी लगती है। इवन LIC का लोगो आप देख लीजिए, 2 हाथ एक फ्लेम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो LIC की जो अप्रोच है ना वो पीपल सेंट्रिक ज़्यादा है। जब प्रधानमंत्री जन धन योजना स्कीम आई 2014 में, तो 300 मिलियन लोगों को ना, खास करके रूरल पॉपुलेशन को फाइनेंशियल इंक्लूजन में शामिल किया गया। इसमें से 200 मिलियन लोगों को इंश्योरेंस कवर मिला। ये LIC के बदौलत ही मुमकिन हो पाया। लास्ट में आर्टिकल में ये बोला जाता है, चूंकि देखो अब LIC का भी IPO लॉन्च हो रहा है, तो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज की श्रेणी में LIC शामिल हो जाएगा। तो एक बात हमें हमेशा याद रखनी है, LIC की जो ये बड़ी इमारत बनी है ना, वो लाखों लोगों के टीयर्स, पेन और पसीने के आधार पर बनी है। बहुत से लोगों ने सेक्रीफाइस दिया है आज LIC जो है, जिस मुकाम पर है, उस मुकाम पर पहुंचाने के लिए। तो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स जो है ना LIC के, वो बरकरार रहने चाहिए। लोगों का जो पार्टिसिपेशन है ना LIC में, वो बरकरार रहना चाहिए। तो यही पूरा आर्टिकल है LIC से संबंधित। और आज 2 इश्यूज हमने डिस्कस किए। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।